ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो हमारी क्लासेस चल रही थी फिटर थ्योरी के लिए आईटीआई फर्स्ट ईयर की, उसका जो आज हम लोग क्लास 12 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले स्टार्टिंग से पार्ट 1 से पार्ट 11 तक की वीडियो देख लीजिए। कहाँ मिलेगा आपको? आप यूट्यूब चैनल में चले जाइएगा, वहां पे ग्लोबल आईटीआई फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें पहले पार्ट 1 से पार्ट 10 तक देख लीजिएगा, 11 तक देख लीजिएगा। उसके बाद 12 वाला देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globaliti.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, पीडीएफ की बात हो गई, कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे ना, होम पेज पे आपको निमी मॉक टेस्ट निमी क्वेश्चन पीडीएफ इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन के गूगल में ग्लोबल आईटीआई सर्च कीजिएगा। सर्च करेंगे पहली वेबसाइट मिलेगी globaliti.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा। हल्का सा नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए निमी मॉक टेस्ट निमी क्वेश्चन पीडीएफ दोनों ऑप्शन है ना। आपको पीडीएफ चाहिए, आप पीडीएफ वाले पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन, इलेक्ट्रिशियन का पीडीएफ चाहिए, फिटर का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन एम्प्लॉयबिलिटी इसके लिए नहीं, फिटर का चाहिए, फिटर पे क्लिक कर लीजिए। ऐसा कुछ आता है तो बंद करें। ठीक है, नीचे देखिए 2 ऑप्शन है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब सारा पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगा। देखिए यहाँ है ना, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर पीडीएफ पार्ट 1 से पार्ट 10 में सभी पीडीएफ अपलोड है। बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अपलोड है पार्ट 1 से पार्ट 10 तक। इस पर भी क्लिक करके आप बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही बात आपकी पीडीएफ डाउनलोड करने की। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है। आप अपना गूगल में ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट मिल गया, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। ठीक है, क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन हो जाएगा। नीचे को स्लाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, है ना। पहला ऑप्शन है आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे को स्लाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अलग अलग पूछ रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए। अब यहाँ नीचे स्लाइड करते आपको मिल जाएगा फिटर थ्योरी टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, जो भी देना है बस उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अपना टिक कीजिए। ठीक है, टिक किया, नेक्स्ट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे है खोखली बेलनाकार, टिक किया, नेक्स्ट किया। मतलब इस तरह से बस आपको टिक करते जाना है और नेक्स्ट करते जाना है। बड़ी आसानी से आप आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान, बहुत सिंपल चलता है। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप टेस्ट दे सकते हैं, प्लस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टील का कितना कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है? ठीक है, देखिए फोर्जिंग से मतलब यहाँ पे ना किसी भी मेटल को गरम करके, मेटल को गरम करके, गरम करने के बाद उसको पीट करके उसकी आकृति, उसकी अवस्था बदलने को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। कभी भी जब मेटल पे गरम करके उस पर जो वर्क किया जाता है फोर्जिंग के अंतर्गत आता है। जैसे मेटल नॉर्मल है, उसको पीट करके मोड़ना आसान काम नहीं, उसे गर्म कर लेंगे, मेटल सॉफ्ट हो जाएगा, पीट करके उससे किसी भी आकृति में बदला जा सकता है। तो फोर्जिंग में क्या होता है ना कि जो कार्बन की मात्रा पूछ रहा है कि कितना कार्बन की, अगर किसी स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी है जिसे हम आसानी से फोर्ज कर पाए। तो स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है ना, स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वह 1.7% तक हो, तभी उसे फोर्ज किया जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो नहीं। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब स्टील में हमारी कार्बन की मात्रा जब ज्यादा होती है तो उसमें क्या होता है, 2% तक पहुंचने पे, देखिए 1.9% है, लगभग भी 2% के करीब हो गया है। जब स्टील में कार्बन की मात्रा 2% तक पहुंचती है ना तो ग्रेफाइट अवस्था में आ जाता है। जब भी हम लोग आयरन में कार्बन मिलाते हैं, जब वो 2% तक कार्बन की मात्रा पहुंचता है तो ग्रेफाइट अवस्था में आ जाता है। ग्रेफाइट अवस्था में आने पे वो क्या बना देता है भाई? कास्ट आयरन बना देता है। क्या बना देता है? कास्ट आयरन बना देता है। 2 से 4% कास्ट आयरन में कार्बन होता है ना, जब वो कास्ट आयरन बन जाएगा तो उसका फोर्जिंग करना आसान नहीं होगी। कास्ट आयरन की फोर्जिंग नहीं की जा सकती है, वो ब्रिटल होता है, उस पर जैसे ही चोट लगेगा टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा। इसलिए 1.7% तक कार्बन की जो मात्रा होती है उसी को फोर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? देखिए कटिंग फ्लूइड की बात कर रहा है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग, जब ड्रिल बिट के द्वारा कहीं पर भी ड्रिल किया जाता है ना तो उसके साथ कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। अब आप बोलोगे कटिंग फ्लूइड क्या है? तो कटिंग फ्लूइड मतलब ऐसा फ्लूइड जो कटाई के समय यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि हमारा ड्रिल बिट गर्म ना हो और जॉब भी ठंडा रहेगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। नहीं तो जैसे जब आप ड्रिल बिट के द्वारा किसी जॉब में होल कर रहे हो तो उसकी कटिंग एज जॉब में होल करेगा तो उसका कटिंग एज क्या होगा? उसको फ्रिक्शन भी करेगा।
तो वह कटिंग एज उसकी गर्म होती है। क्या होती है? जो ड्रिल बिट की कटिंग एज है, जो आपको कटाई करने में वहां फ्रिक्शन होता है, वहां पे हीट जनरेट होता है, जिससे ड्रिल बिट की कटिंग एज जो होती है, ड्रिल बिट की जो कटिंग एज हो जाती है, यह हो जाती है गर्म। और आपको मालूम है कि अगर मेटल गर्म होता है तो आसानी से मुड़ जाता है। तो जब आपके ड्रिल बिट की कटिंग एज भी गर्म होगी तो गर्म होने पे क्या होगी? कटिंग एज गर्म हो जाएगी, गर्म होने पे सॉफ्ट बन जाएगी और वो मुड़ जाएगी। जब मुड़ जाएगी तो कटिंग एज खराब हो जाएगी। तो ड्रिल बिट की कटिंग एज खराब ना हो इसलिए ड्रिल बिट की कटिंग एज को ठंडा रखा जाता है, और ठंडा रखने के लिए कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये ठंडा रखने के लिए कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कास्ट आयरन में अगर ड्रिलिंग करना होगा तब कौन सा वाला हम लोग कटिंग फ्लूइड यूज करेंगे। देखिए जब कास्ट आयरन होता है ना, तो कास्ट आयरन आपको मालूम है कि कास्ट आयरन में क्या होता है भाई? कास्ट आयरन में हमारा ब्रिटलनेस का गुण होता है, भंगुरता का गुण होता है। किसका होता है? भंगुरता का। ब्रिटलनेस का गुण होता है किसमें होता है भाई? कास्ट आयरन में होता है ना। तो कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस का गुण होता है, भंगुरता का, इसलिए इसके जो चिप्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, कास्ट आयरन टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाता है ना। तो जब भी कटाई करेंगे तो जो चिप्स निकलेगा छोटा छोटा टुकड़ा में, जो भी चिप्स निकलेगा वो छोटा छोटा टुकड़ा में क्या होगा? टूट जाएगा। जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे तो अपने आप गिर जाएंगे, उसको हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो आप नॉर्मल हवा का प्रेशर मार दोगे, एयर जेट, तब भी क्या होगा? वह आपका चिप्स उड़ जाएगा। तो चिप्स ना उसके साथ रहेगा ना फ्रिक्शन करेगा। जबकि जैसे जो सॉफ्ट मटेरियल होता है ना उसके चिप्स लंबे बनते हैं। सॉफ्ट मटेरियल लगा तो ऐसे उसमें घुमावदार स्प्रिंग की तरह चिप्स लंबा बनता जाता है, वो जल्दी टूट के निकलता ही नहीं है। तो जब घुमावदार लंबा चिप्स बनता है तो वह ड्रिल बिट के साथ चिपका रहता है और उसमें फ्रिक्शन करता रहता है और ड्रिल बिट को गर्म करता रहता है। तब वहां पे हमें अलग अलग कटिंग फ्लूइड यूज करना पड़ता है। लेकिन कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन ब्रिटल मटेरियल है, इस वजह से इसमें हमें कटिंग फ्लूइड की जरूरत ही नहीं है। या कह लीजिए ड्राई एयर जेट, सूखी हवा का प्रेशर मारेंगे वो आपका क्या होगा? जो चिप्स रहेगा वो उड़ जाएगा। या कई बार पूछता है कि कौन से मटेरियल में हमें कटिंग फ्लूइड की आवश्यकता नहीं है, वो कास्ट आयरन है, इसमें कटिंग फ्लूइड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, इसको पूछ रखा है, हम लोग सबको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए ये ऊपर एक मोटर लगा हुआ ना, इसको लोग ड्राइविंग मोटर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ड्राइविंग मोटर बोला जाता है। ठीक है, और इधर वाला यह जो है हमारा यह पिलर या कॉलम है, इसको दो नाम से पिलर भी बोलता है कभी कभी, और कभी कभी कॉलम भी बोलता है, कॉलम। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो है हमारा यह बेस है, इसका बेस हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं हम ड्राइविंग मोटर के सीट में यहाँ पे स्पिंडल निकला हुआ है। क्या है भाई? स्पिंडल है। इसी स्पिंडल में ड्रिल बिट को पकड़ा जाता है। ठीक है, 100 mm तक ड्रिल बिट इसमें पकड़ सकते हैं। इसको हम लोग रेडियल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियल आर्म बोला जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, क्वेश्चन में इसको पूछ रखा था कि भाई इसको क्या कहते हैं, तो यह हमारा क्या कहलाता है? स्पिंडल हेड। स्पिंडल हेड, हालांकि ये सब चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। स्पिंडल हेड है जो रेडियल आर्म पे आगे पीछे की गति कर सकता है, प्लस यह जो है हमारा रेडियल आर्म, यह इस पिलर पे 360 डिग्री घूम सकता है। ठीक है, यह 100 mm तक के ड्रिल व्यास को पकड़ 100 mm तक व्यास वाले ड्रिल बिट को पकड़ सकता है। यहाँ साइड में देख रहे हैं एक पाइप पतली सी आई हुई है, ये हमारा कूलेंट के लिए आया होता है, जिससे जब ड्रिल बिट कटाई करते हैं इसमें से कूलेंट गिरता रहता है और उसको मैंने बताया उसकी कटिंग एज को ठंडा रखेगा, और जॉब भी ठंडा रहेगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। ये नीचे हमारा जो है ये वर्क टेबल है, देख रहे हैं ना, स्लॉट कटा हुआ। एक मैंने जॉब बता दिया था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ। स्लॉट इसलिए कटा जिससे इसमें जॉब को किसी वाइस में मशीन वाइस में पकड़ करके इस पे बांधा जा सके। तो ये वर्क टेबल है हमारा। क्या है? वर्क टेबल। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे इसको पूछा था स्पिंडल हेड, ऑप्शन कौन सा भाई? ऑप्शन यहाँ पे डी, स्पिंडल हेड। स्पिंडल कौन सा है? स्पिंडल यहाँ पे है, ये स्पिंडल हेड की बात किया था, ये वाला ऑप्शन पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है हाई स्पीड स्टील जिसका व्यास 24 mm। देखिए यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं ना, जिससे मुझे जगह मिल सके इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, दिख रहा है इतने पे? एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास क्या है, एक हाई स्पीड स्टील की ड्रिल है जिसका व्यास दे रखा है 24 mm, काटने की गति दे रखा है v का मान 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी की गति आरपीएम निकालना है, चक्कर प्रति मिनट। ठीक है, रोटेशन पर मिनट, धुरी की गति या आरपीएम का चयन करें। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है डियर? कटिंग स्पीड, ठीक है, v होती है, v से दर्शाते हैं, बराबर होता है पाई डी एन अपान 1000
मीटर प्रति मिनट इसका मात्रक हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का मान जो ले लेते हैं हम लोग ना, पाई का मान अपने हिसाब से आप जानते होंगे, पाई का मान बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, 22/7 होता है या 3.1, यार कोई भी रख सकते हैं हमें जैसी जरूरत हो। ठीक है, बाकी दोनों में से कोई भी रखेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो हमारे सामने डी है ना, डी क्या होता है, तो ये हमारा ड्रिल का व्यास होता है। क्या होता है, डी जो होता है ड्रिल का व्यास होता है, वो भी किस में होना चाहिए, हमारा mm में होना चाहिए। अगर mm में नहीं दिया होगा क्वेश्चन तो mm में बदल लेंगे। व्यास होता है किस में होता है, mm में होता है। और जो n है यही हमारा क्या भाई, यही है हमारा चक्कर प्रति मिनट, आरपीएम, चक्कर प्रति मिनट होता है। यही हमारा होता है क्या, धुरी की गति होती है, चक्कर प्रति मिनट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, चक्कर प्रति मिनट। तो ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप लोग काम कर पाओगे, बिना फार्मूले का आपका कुछ काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा एन हो गया हमारा कटिंग स्पीड, ये सारी चीज देखिए। यही हमारे, यह नहीं पूछा था चक्कर प्रति मिनट आरपीएम, यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, आरपीएम या चक्कर प्रति मिनट, यही हमारा एन है। तो इसी को हमें निकालना है। तो फार्मूले को हम लोग अपने इस हिसाब से चेंज कर ले जिसकी हमें जरूरत है ना। तो हमारा फार्मूला किस हिसाब से बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एन का वैल्यू हमें चाहिए तो 1000 वाले को इधर भेज सकते हैं। आइडिया एन बराबर क्या करें, 1000 इधर भेज देंगे। जैसे एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 1000 और ये कटिंग स्पीड हुई v इंटू 1000 है ना, ये दोनों एक साइड आ गया। और बटे में क्या आ जाएगा, पाई डी। ये हमारा फार्मूला बन गया क्योंकि हमें एन का मान निकालना है। तुमने इस हिसाब से इसको चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में देख लिया हमें क्या क्या दिया हुआ, उसको लिख लिया जाए भाई, क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, ड्रिल का व्यास दे रखा है, मतलब डी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 24 mm, 24 mm दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। और v दे रखा है, v का मान भी दे रखा है कितना, 30 मीटर प्रति मिनट, इतना दे रखा है। बस इसको वैल्यू यहाँ पे रख लिया जाए, काम बन जाएगा आपका फार्मूले में। तो हमारा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, n इज इक्वल टू हो जाएगा v की वैल्यू कितनी है, 30 है, 30 हम रख लेंगे, इंटू 1000 है, 1000 लिख लीजिए। ठीक है, अपान पाई का मान 22/7 या 3.1 क्या रख लीजिए, 22/7 ले लेते हैं, दशमलव का झंझट खत्म करते हैं। इंटू डी का मान कितना, डी का मान 24 दे रखा है, 24 रख लिया। मैंने बोला था ना कि ड्रिल का व्यास mm में होना चाहिए, और यहाँ भी mm में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कटिंग स्पीड मीटर प्रति मिनट में होना चाहिए, यहाँ भी मीटर प्रति मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये व्यास mm में ना देकर किसी और यूनिट में दिया होता तो हमें उसे mm में बदलना पड़ता। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 6 चौको 24 और 6 पाँचे 30 है ना, 6 चौको 24, 6 पाँचे 30 कट गया। ये 4 से देखिए 1000 कट जाएगा, 250 चौको 1000। क्या आ गया आपके पास, n इज इक्वल टू 5 गुणे 250 कितना हो जाएगा गुणा करने पे, 5 9 0, 5 5 25, हासिल 2, 5 9 10 2 12, 1250 बट्टे नीचे क्या है देखिए, तो 22/7 था तो 22 होगा, और बट्टे 7 है तो ऊपर भेजेंगे, इसको ऊपर जाकर के गुणा कर लेगा इसमें। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से काट लेते हैं, 2 से कटेगा 11 दूना 22, 2 11 से 22, और 2 से 12, 2 दूना 4, 2 5 10, यही होगा ना, 625 1250। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया भाई, 7 गुणे 625 अपान 11, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। 7 5 35 तो 5, हासिल आया 3, 7 दूना 14, 3 17 को 7, 7 5 35 को 5, हासिल आया 3, 7 दूना 14, 3 17 को 7, हासिल आया 1, 7 42 1 43, 4375 आ गया हमारे पास, बटे क्या है 11 है। बस इसका भाग दे लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, चक्कर प्रति मिनट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 11 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, पहली बार जाएगा 11 चौक 44, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले चलना पड़ेगा, 11 तिया 33 है ना, 3 बार गया 11 तिया 33, 10 बच गया 43, 107 हो जाएगा, 11 9 99 हो गया। ठीक है, 107 का 99, 8 बच गया 85 हो जाएगा, 11 8 88 ज्यादा हो जाएगा ना, 11 7 77 हो गया। तो फिर 3 और 5 उधर बच गया ना, फिर 3 बच गया और 5 उधर, 8 बच गया, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, फिर 11 से 77,
इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, 397.7 के आगे बढ़ता जाएगा। इसके करीब में देख लीजिए कौन सा है, तो 397.7 के करीब में सबसे कौन है, तो 397.7 के सबसे करीब 400 आरपीएम है ना, कौन सा वाला है, 400 आरपीएम है। तो इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है, जो उसके करीब में, देखिए 450 तो बहुत ज्यादा हो गया, 300 काफी कम हो गया, 397.7 है, तो थोड़ा सा ही तो जरूरत है हमें 2.3 की, तो उसके करीब कौन है, 400 आरपीएम है, तो 400 आरपीएम आप सही कर लोगे। बाकी तरीका यही है, सेम टू सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दरअसल जब हमारा दो सीट होती है ना, दो प्लेट जिनको जोड़ना है, एक प्लेट ये होगी एक प्लेट ये होगी, तो इसमें रिविट मान लीजिए हमने डाल दिया, रिविट डाल दिया हमने, यहाँ पे क्या डाल दिया भाई, इसमें रिविट डाल दिया, तो देख रहे हैं यहाँ दोनों प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, तो वही कह रहा है कि हम लोग जो रिविट डाल देंगे प्लेट के बीच में, तो ये दोनों प्लेट बिल्कुल आपस में चिपक जाए, इनमें गैप ना रहे, क्योंकि अगर गैप रहेगा और इसी जगह आपने हेड बना दिया इसका, तो क्या होगा, इन दोनों प्लेट के बीच में गैप रह जाएगा, गैप रह जाएगा तो उतना अच्छा ज्वाइंट नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिविट डालने के बाद पहले इन दोनों प्लेट को आपस में एक दूसरे के नजदीक लाते हैं, बिल्कुल चिपकाते हैं, जिससे इनके बीच में गैप ना रहे। तो यही पूछ रहा है कि कैसे इन दोनों प्लेट को बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक लाएंगे जिससे इसमें गैप ना रहे। तो नजदीक लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है भाई। पहला ऑप्शन है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, तो यह जो आप फिगर देख रहे हैं ना, यह हमारा ड्रिफ्ट का, यह क्या होता है, तो दो प्लेटों के होल को अलाइन करने के लिए, इसका जो होता है ना 8 डिग्री 19 मिनट का इसका एंगल होता है, कितना होता है, 8 डिग्री 19 मिनट का ड्रिफ्ट का एंगल होता है, माइल्ड स्टील का जनरली बना होता है। तो यह एंगल होता है, मतलब टेपर में बनाया जाता है, ऐसे सीधा देख रहे हैं ना, ऊपर इसका डाया ज्यादा है, नीचे कम है, नीचे का डाया देखिए, ऊपर का डाया देखिए, क्या है, टेपर में बनाया जाता है, मतलब इस तरह से ये टेपर में होता है हमारे पास ड्रिफ्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जब दो प्लेटें होती है ना, मान लीजिए एक प्लेट यह हो गई, इसका होल यहाँ है, दूसरी प्लेट भी आपने इसके नीचे रख रखी है, ठीक है, यार दूसरी प्लेट हमारी इसके नीचे है, इसका होल मान लीजिए यहाँ है, तो दोनों होल एक दूसरे के सीध में नहीं है, तो हमारा ड्रिफ्ट के आगे टेपर है। आगे टेपर वाला हिस्सा इसलिए होता है कि जैसे अब जब इसमें आप डालोगे तो ड्रिफ्ट का क्या होगा, पतला वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा, फिर जैसे जैसे आप ठोकते जाओगे तो ये प्लेट को खींच करके दोनों होल को क्या करेगा, अलाइन कर देगा, एक सीध मिला देगा, तभी तो रिविट सही से लगेगी। तो यही होता है, दो प्लेटों के होल को एक दूसरे के सीध मिलाने के लिए, अलाइन करने के लिए हम लोग ड्रिफ्ट यूज करते हैं, ठीक है। डॉली क्या होता है, देखिए रिविट सेट है, डॉली है, तो यह जो है हमारा ना, इस वाले फिगर में आपको डॉली दिखेगा, इस वाले में, ठीक है। यह जो नीचे है, जैसे रिविट हेड है ना और रिविट स्नैप है, दोनों देखेंगे तो समझ देखिए रिविट सेट, सॉरी स्नैप नहीं, यहाँ पे सेट है। रिविट स्नैप जो होता है रिविट का हेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, अभी आगे क्वेश्चन में आगे तो बताऊंगा। रिविट सेट की बात कर रहा, तो यही जो हमारे पास है क्या है, रिविट सेट है, ठीक है। अगर इसके बात करें फिगर की ना, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, यह देखिएगा, यही रिविट सेट का फिगर है, इसके अंदर रिविट चली गई है, लेकिन रिविट सेट जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये हमारा रिविट सेट है। जो रेड लाइन आपको दिख रही है ना, यह हमारा डायग्राम है किसका, रिविट सेट का, ठीक है। ये डायग्राम रिविट सेट का, यह रिविट है, रिविट का टेल इसके अंदर गया हुआ है, यह रिविट हमारे सेट का डायग्राम हो गया, ठीक है। और नीचे इसके डॉली, दोनों का फिगर एक ही में है, डॉली का भी फिगर मैं आपको दिखा देता हूं। यह जो नीचे है ना, ये डॉली का देखिए डायग्राम, जो मैं ब्लू कलर से खींच रहा हूं, ये ब्लू कलर वाला जितना लाइन होगा ना, ये डॉली का, देखिए ये वाला जो आकृति है डॉली का है। तो ऊपर क्या हो गया हमारा, रिविट सेट हो गया, और नीचे हमारा यह डॉली हो गई। तो देखिए रिविट सेट में इस तरह से होल बना होता है, इससे क्या फायदा होता है कि जो हमारा, मैंने बोला दो प्लेट है, दो प्लेट में मैंने रिविट डाल दिया, अब रिविट का जो टेल है, यह जो हमारा रिविट सेट के अंदर इस तरह से खाचा कटा टेल इसके अंदर चला गया, और जब आप इस पे हैमर से चोट लगाओगे तो जो रिविट सेट है, रिविट सेट का यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा क्या करेंगे, इस प्लेट पे दबाव डालेंगे ना, क्योंकि ये टेल तो इसके अंदर चला गया। जब आप हैमर से इस पे चोट लगाओगे तो ये दोनों हिस्सा इस प्लेट को दबाएंगे, दोनों प्लेट को एक दूसरे के नजदीक लाने का काम करेंगे। इसका मतलब जो रिविट सेट होता है, यह दोनों प्लेटों को नजदीक लाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई, दो प्लेटों को नजदीक लाने के लिए रिविट सेट यूज करते हैं। रिविट को डालने के बाद दोनों प्लेट को नजदीक लाना रिविट सेट का काम होता है, और सही से उन प्लेटों को सेट कर देगा, ठीक है। डॉली क्या करेगा, तो देखिए जब हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे थे, प्लेटों को नजदीक ला रहे थे, या जब इस साइड हम लोग हेड बनाते हैं,
रिविट के दूसरी साइड पे जब टेल के साइड जब हेड बनाया जाता है तो हम इस पे चोट लगाते हैं। तो अगर आपकी ये जो हेड है या नॉर्मल जगह पे रखा रहेगा, हेड हमारा नॉर्मल जगह पे रखा रहेगा, भाई आप नीचे डॉली का सपोर्ट नहीं दोगे, कोई प्लेन हिसाब सपोर्ट दोगे, तो जब आप चोट लगाओगे तो इसका हेड खराब होगा, रिविट का हेड खराब होगा। तो रिविट के हेड को खराब होने से बचाने के लिए देखिए डॉली में भी रिविट के हेड का आकृति बना दिया गया, जिससे रिविट का हेड इसके अंदर चला जाए और जब हम चोट लगाए तो रिविट का हेड खराब ना। तो मतलब डॉली रिविट के हेड को सपोर्ट प्रदान करता है, उससे खराब होने से बचाता है। आई बात समझ में। उसके बाद थोड़ा सा यह रह गया, इसको भी देख लीजिए। यह हमारा क्या है भाई, यह है हमारा कॉकिंग टूल। क्या है, कॉकिंग टूल। इसके भी देख रहे हैं, यह टूल है कॉकिंग वाला, यह जो दोनों देखिए डॉट डॉट के द्वारा दिखाया गया, यह हमारा कॉकिंग टूल है। आगे देख रहे हैं इसमें भी ऐसे एज टाइप की कटिंग एज टाइप की बन रही है, लेकिन कॉकिंग टूल का जो कटिंग एज होता है ना वो ब्लंट होता है। इसका आगे जो जैसे चीजेल होती है कटिंग एज, उसी तरह इसमें भी, लेकिन इसका कटिंग एज ब्लंट होता है। 80 डिग्री पे कटिंग एज होती है, लेकिन वो ब्लंट होता है। ब्लंट मतलब कुंद होता है, क्योंकि इससे हमें कटाई नहीं करनी है। इसका यूज किया जाता है जो कॉकिंग टूल है, इसका यूज किया जाता है रिविट के हेड को प्लेट से मिलाने के लिए या एक प्लेट के किनारे को दूसरे प्लेट से मिलाने के लिए। किसका यूज करते हैं, कॉकिंग टूल का यूज करते हैं। आई बात समझ में। इसकी कटिंग एज ब्लंट होती है। एक और होता है हमारे पास, जैसे कॉकिंग टूल है ना, ऐसे ही हमारे पास एक होता है फुलरिंग टूल। क्या होता है डियर, फुलरिंग टूल। एक हमारे पास फुलरिंग टूल भी होता है, ठीक है। फुलरिंग टूल किस लिए यूज किया जाता है, तो यह यूज किया जाता है हमारा फुलरिंग टूल यूज किया जाता है लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है भाई, यह यूज किया जाता है लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए। जहां पे हमें ऐसा ज्वाइंट बनाना हो जो लीक ना करे, तो लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाने के लिए फुलरिंग टूल यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों इसी टाइप से। कॉकिंग टूल है, यह रिविट की हेड को प्लेट से मिलाना या प्लेट के किनारे को प्लेट से मिलाना हो तो कॉकिंग टूल, लेकिन जब हमें लीक प्रूफ ज्वाइंट बनाना है तो फुलरिंग टूल। फुलरिंग टूल भी इसी टाइप से होता है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो कॉकिंग टूल है देख रहे हैं, आगे की कटिंग है, पीछे जो है आगे कटिंग है पतली है, लेकिन जो हमारा फुलरिंग टूल होगा ना उसकी आगे की चौड़ाई इसके बराबर होती है, प्लेट की लगभग मोटाई के बराबर ही ऐसे रहता है चौड़ा सा हमारा क्या फुलरिंग टूल होता है। तो इस पे टूट लगाएंगे, इसकी कटिंग चौड़ी, इसकी पतली है लेकिन इसकी पूरी चौड़ी रहती है, तो इसको हम फुलरिंग टूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है बेंट स्निप का उपयोग क्या है। देखिए हमारे पास जो होता है स्निप जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, स्ट्रेट स्निप और बेंट स्निप। यह जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यह स्ट्रेट स्निप का फिगर है। किसका है भाई, यह स्ट्रेट स्निप का फिगर है। दो टाइप का स्निप होता है हमारे पास, शीट मेटल को काटने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एक होता है स्ट्रेट स्निप और यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह है हमारे पास डियर बेंट स्निप। क्या बेंट स्निप, अरे यार बेंट स्निप, ठीक है। दोनों में फर्क दिख रहा है कि इसकी एज देखिए बिल्कुल सीधा है स्ट्रेट स्निप, इसकी एज ऐसे कटाई करने वाला घुमा हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो बेंट स्निप। यूज हमें मेन जानना है यूज क्या होता है, जो कि जो बेंट स्निप होता है ना इसका यूज किया जाता है वक्राकार कटाई के लिए। अगर कहीं पे कर्व कटाई या वक्राकार कटाई कहीं, वक्राकार कटाई कैसे होगी आप बताओगे, बेंट स्निप से होगी। या बोल दे दूसरा कि आंतरिक वक्राकार कटाई किससे होगी, आंतरिक, ध्यान दीजिएगा आंतरिक बोलना चाहिए। वक्राकार कटाई बोले या आंतरिक वक्राकार कटाई बोले, दोनों के लिए हमारा बेंट स्निप यूज होता है। या कह ले गोलाकार कटाई मतलब सर्कुलर कट, गोलाकार कटाई के लिए, सर्कुलर कट के लिए, गोलाकार कटाई मतलब गोलाई में कटाई करना है तब भी बेल्ट स्निप, क्योंकि देखिए गोलाई में मुड़ा हुआ है तो गोलाई में आसानी से कटाई कर लेगा। वो भी आंतरिक वक्राकार कटाई मतलब जैसे ये कोई जॉब हो गई आपके पास, यह कोई जॉब हो गई, ठीक है, इसके अंदर आपको अंदर होल है, इस तरह से अंदर कटाई करना है। अब ये गोलाई में कटाई करना है आंतरिक वक्राकार, बाहर नहीं अंदर, तब हमारा इसका यूज होगा बेंट स्निप का। स्ट्रेट स्निप कहां यूज होता है, तो स्ट्रेट स्निप जो होता है हमारा सीधी कटाई के लिए, सीधी कटाई करनी हो या वक्राकार कटाई ये भी करता है, लेकिन बाहरी वक्राकार कटाई, दोनों लाइन में ध्यान डिफरेंस रखिएगा, यह बाहरी वक्राकार के लिए है। वक्राकार कटाई भी करेगा लेकिन बाहरी वक्राकार कटाई करेगा। क्या करेगा, बाहरी वक्राकार कटाई करेगा, वह आंतरिक। अब बाहरी वक्राकार का मतलब क्या है, तो देखिए यह हमारे पास मान लीजिए फिगर हो गया। अब हमें क्या करना, बाहर वाला हिस्सा गोलाई में काटना तो बाहर से। अब यहां से हम स्निप की तरह काट देंगे, फिर यहां से काट देंगे, बार बार काट के निकालना। और यहाँ पे क्या करना था, अंदर काट करके निकालना था। जब अंदर काट करके गोलाई में निकालना है तो आंतरिक कटाई करना है तो बेंट स्निप, जब बाहर से हमें काट करके निकालना है तो हमारा स्ट्रेट स्निप। या कहीं हमारे पास सीट है इस पे सीधी काटना है, सीधी कटाई करना है, तब भी हमारा स्ट्रेट स्निप होता है। यहाँ पे आपका बेंट स्निप का पूछा था तो देख लीजिए ऑप्शन है कहीं पे क्या वक्राकार हो या आंतरिक वक्राकार हो या गोलाकार हो, तो देखिए यहाँ पे सर्कुलर कट, सर्कुलर मतलब गोलाकार कटाई के लिए, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
चलिए, बाकी जो मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको अपने ऐप पर, आप लोग जानते होंगे हम लोग का ऐप भी है कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे ना, प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च कर लीजिएगा क्या, ग्लोबल ITI। क्या सर्च करेंगे डियर, ग्लोबल ITI। जैसे प्ले स्टोर पे ग्लोबल ITI सर्च करेंगे आपको हमारा ऐप वहां पे मिल जाएगा। आप वहां पर जो है ऐप पर जा करके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे सारी चीजें बिल्कुल जो थ्योरी है पूरा कंप्लीट अच्छे से विद फिगर पूरा डिटेल में पढ़ाई गई है, ठीक है। मैं कई बार लोगों से बोलता हूँ कि जो बच्चे, कई बार होता है ना कि आप लोग कमेंट करते हैं सर जो आप बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका रीजन है कि आपने पहले बेसिक से पढ़ा नहीं। तो आप वहां पे जाकर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं और टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। या तो आप अपने यार दोस्त, मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि आप मुझसे पढ़ लीजिए, अपने यार दोस्त से पढ़ लीजिए, अपने कॉलेज में पढ़ लीजिए, कैसे भी सेल्फ स्टडी कर लीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ेंगे तभी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, यह लीवर सीवर है, या इसको हैंड लीवर सीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, हैंड लीवर सीयर भी बोला जाता है, हैंड लीवर सीयर भी बोला जाता है। यह इसका क्या होता है, यह लीवर हैंडल होता है, यही हमारा हैंडल है जिसको पकड़ करके दबाते हैं तो कटाई होती है, तो इसको लीवर हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लीवर हैंडल बोलते हैं। यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, ये लोअर ब्लेड है, निचला वाला ब्लेड है तो लोअर ब्लेड, ये हमारा ऊपर वाली ब्लेड है तो अपर ब्लेड कहलाएगी, अपर ब्लेड, ठीक है। यहाँ पे यह जो सबसे नीचे है क्लैंप किया गया है, बेस प्लेट होती है। क्या होता है भाई, बेस प्लेट होता है। यह जो है यह क्लैंप करने के लिए होता है, तो इसको क्लैंपिंग डिवाइस बोलते हैं, क्लैंपिंग डिवाइस बोला जाता है। और यहाँ पे अगर पूछ दे तो ये बॉडी होती है इसकी, ठीक है। पूछा क्या था, इसको पूछा था क्या है, लोअर ब्लेड है, निचला ब्लेड है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लोअर ब्लेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला कह रहा है सीट मेटल ऑपरेशन का नाम क्या है। यहाँ पे सीट मेटल है, इसको जो है, इसमें जो यार टूल है ना, ये ऊपर है, हैमर से चोट लगाया जा रहा है, जो मेन टूल है जो आपसे पूछना चाह रहा है ना, ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। और यार देखिए टूल है हमारे पास, जिसमें ऐसे आकृति बनी हुई है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना दूं तो अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा कि दरअसल आपका ये जो टूल है वो है कौन। ठीक है, यह हमारा देखिए जो फिगर में बनाया यह टूल है इस तरह से। इस टूल को हम लोग क्या बोलते हैं ना, तो इस टूल को बोला जाता है ग्रूवर। इस टूल का जो नाम है ग्रूवर है। यह काम क्या करता है, तो दो सीटों को जोड़ना। क्या करता है, दो सीटों को जोड़ना, मतलब जो सिम ज्वाइंट बनता है, मान लीजिए आपके पास एक सीट है इस तरह से, दूसरी सीट को आपने इसमें मोड़ करके ऐसे डाल दिया, ठीक है। दो सीटें होंगे, समझ में आया ना। एक सीट ऐसे थी, दोनों को जोड़ के, अब इस ज्वाइंट को जैसे, अब ये लूज है, एक सीट के आगे की साइड से मोड़ दिया, दूसरे को ऐसे मोड़ के आपस में फंसा दिया, तो ये जो ज्वाइंट बनता है सिम ज्वाइंट है। देखिए अभी क्या है, लूज है, ये बाहर निकल जाएगा, या क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बाहर ना निकले, ये ज्वाइंट लॉक हो जाए, इसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहा है, उसी टाइप से ज्वाइंट बना हुआ। इसी पे क्या करते हैं, ये ग्रूवर टूल होता है, ग्रूवर टूल को रख करके हैमर से चोट लगाते हैं, तो वही ज्वाइंट को टाइटली दबा देता है। जब दबा देता है तो ये ज्वाइंट आपस में दब के अच्छे से लॉक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रूवर के द्वारा किया जाता है, और जो प्रोसेस होता है उसको ग्रूविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, ग्रूविंग बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारी सीट थी इस तरह से थी ना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे देखिए ये ज्वाइंट हो गया, और इसी ज्वाइंट को जो है लॉक करने के लिए इस ग्रूवर का यूज किया जाता है। इसको लगा करके दबा देते हैं, अच्छे से दब जाए, वो आपस में लॉक हो जाए, खुले ना, तो ग्रूवर का यूज करते हैं। और प्रोसेस ग्रूविंग कहलाता है। बेंडिंग का मतलब क्या था, किसी भी चीज को मोड़ना, मोड़ेंगे आप, बेंडिंग कहलाएगा। फोल्डिंग, फोल्डिंग भी एक तरह से मोड़ने से ही मतलब है, फोल्ड करना, ठीक है। नॉचिंग क्या है, तो नॉचिंग थोड़ा सा देख लीजिए, बड़ा मजेदार चीज है। नॉचिंग मतलब एक तरह से अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, नोच करके निकालना, ठीक है। किसी भी सीट वगैरह से कोई मटेरियल आप नोच करके निकाल लीजिए, जो टुकड़ा काट करके या जो नोच करके आप निकाल लेंगे वही नॉचिंग कहलाएगा। नॉचिंग से नोचना, नोचना मैं बस इसलिए बार बार कह रहा हूं जिससे आपको भूले ना, याद रहे, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं। देखिए होता क्या, देखिए जैसे सीट मेटल है, यह सीट मेटल थी, अब इस सीट को हमें मोड़ करके इस आकृति में बनाना था, 90 डिग्री पे इस तरह से मोड़ना था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट सीट मेटल को पहले इस हिस्से को मोड़ेंगे इस तरह से, जैसे हमारे पास ये सीट मेटल है,
आप पहले क्या करेंगे, इस हिस्से को मोड़ेंगे तो 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा। फिर आप यहाँ बीच से जब मोड़ना चाहेंगे ना, तो यहाँ खड़ा होगा तो यह वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए इसलिए काट के निकाला गया, यह पूरा अगर मिला रहता तो यहाँ जब आप ऐसे खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे मुड़ता नहीं, यह एक दूसरे को ओवरलैप करता है, मुड़ता नहीं। तो जब हम कोई शीट मेटल को किसी शेप में बनाते हैं तो जो हिस्सा ओवरलैप करता है, शेप बनाने में जो दिक्कत करता है, एक दूसरे के ऊपर आकर टकराता है, ओवरलैप करता है, उस हिस्सा को काट करके निकाल दिया जाता है। जो काट करके निकाल देते हैं उसी पार्ट को हम लोग नॉचिंग कहते हैं, नोच करके निकाल देना या काट करके निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अब शीट मेटल था, हमें इसको इस आकृति में मोड़ना था, तो अगर मैं वी आकृति में काट देता, अब जब इसको खड़ा करूंगा तो ये वाला शेप इस वाले शेप पे आकर के बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा और हमारा 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा, ओवरलैप भी नहीं करेगा, दिक्कत भी नहीं करेगा। तो हमने इस शीट मेटल में से क्या किया, इस शीट मेटल में से वी आकृति में, कितने में, कैसी आकृति बन गई काट के जो हमने निकाला होगा, यहाँ से जो जॉब हमने काट के निकाला होगा तो ऐसे ही तो काट के निकाला होगा, तो कैसी आकृति निकलेगी, वी आकृति ऐसे निकली होगी। तो वी आकृति हमने काट के निकाला तो इसको हम लोग वी नॉच बोल देते हैं। 90 डिग्री कोण होता है, कितना होता है देखना, 45 टोटल 90 डिग्री। तो जब हमने इसको काट करके निकाला, वी आकृति में काट के निकालना, तो उस नॉच को वी नॉच बोल देते हैं। अगर कहीं से हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि शीट को कैसे काट के निकालना पड़े, स्क्वायर में काट के निकालना पड़े, कैसे, स्क्वायर आकृति काट के निकालना पड़े कॉर्नर से, तो अगर स्क्वायर आकृति काट रहे तो उसको स्क्वायर नॉच बोल देंगे। कहीं पे अगर आयताकार आकृति में काट करके हमें निकालना पड़ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, आयताकार नॉच बोल देंगे, रेक्टेंगुलर नॉच। मतलब जैसी आकृति काट करके हम लोग निकालते हैं वही उसका नाम दे देते हैं कि वी आकृति में काट के निकालना तो उसको वी नॉच बोलेंगे, आयताकार आकृति में होगा तो आयताकार नॉच बोल देंगे, वर्गाकार काट के निकालेंगे तो वर्गाकार नॉच बोल देंगे। तो जैसा काट के निकाला जाता है वही उसका नाम दे दिया जाता है, उसी को हम नॉचिंग कहते हैं, ठीक है। तो यह सब जो आपने फिगर देखा है सब किसका था, नॉचिंग का था। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। देखिए जिंक कोटेड आयरन, जिसपे जिंक की परत चढ़ा दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला देख रहे हैं ब्लैक आयरन, तो यह क्या होता था, जो हमारा नॉर्मल रॉट आयरन था विदाउट लेपिंग, कोई कोट नहीं चढ़ाया गया है, या स्टील है बिना कोटिंग किया हुआ, बिना कोटिंग किया हुआ रॉट आयरन या स्टील है। कोई भी देखिए लोहा देखे है ना, लोहा रॉट आयरन पिटवा लोहा या चादर है, अगर उस पर देख रहे होंगे पतली पतली चादर कहीं फैली होती है, अगर उस पर क्या कोई लेप ना चढ़ाया गया तो उस पर जंग बहुत तेजी से पकड़ता है और काला काला सा दिखता है। तो वही है ब्लैक आयरन, जब बिना कोटिंग के बिल्कुल नॉर्मल आयरन है, पतली चादरें हैं लोहे की, तो काला काला सा दिखता है, उस पर कोई कोटिंग नहीं की गई होती, उस पर जंग बहुत तेजी से पकड़ता है, तो उसी को क्या ब्लैक आयरन कहते हैं। टिंड आयरन क्या है, तो देखिए वही हमारी रॉट आयरन या स्टील की सीट हो जो अभी हमारी बिना कोटिंग की हुई थी, उस पर क्या किया जाए, टीन की परत चढ़ा दी जाए। उस ब्लैक आयरन पे बिना कोटेड वाला जो हमारे पास सीट है उस पे क्या टीन की परत चढ़ा दे, टीन की परत चढ़ा देंगे तो टिंड आयरन कहलाएगा। टीन का हमने लेपिंग चढ़ा दिया, कोटिंग कर दिया, परत चढ़ा दिया, तो टिंड आयरन बोलते हैं। जनरली यह कहाँ यूज किया जाता है, तो खाद्य सामग्री में, जो हमारे खाने वाली सामग्री आती है, पहले बिस्किट वगैरह भी कुछ आते थे ऐसे ना, जो टीन के डब्बे में पैक होकर के आते थे, खाद्य सामग्री में या खाद्य तेल में। खाद्य तेल वाला तो आपको ध्यान भी होगा कि जो आप लोग जाते हो मार्केट में तेल लेने, तो होता है टीने का तेल मिलता है, तो टीना कोई मात्रक नहीं है, आई बात समझ, टीना उसी का जिसमें वो पैक है, जिस मटेरियल में। तो लोग कहते हैं एक टीन तेल दे दीजिए, तो एक टीन का मतलब ये थोड़ा कि एक टीन में 1000 केजी होता है या 40 केजी होता है, वो कोई मात्रक नहीं है, बस टीन क्या होता है, टीन के डब्बे में वो पैक होता है, इसलिए हम टीन बोल देते हैं। तो वही है कि जो खाद्य तेल, जो हमारा तेल आता है उसी टीने में आता है, क्योंकि टीन वगैरह में जल्दी जंग नहीं पकड़ता है, ठीक है। तो वही नॉर्मल हमारा ब्लैक आयरन होता है, उस पर टीन की परत चढ़ा देते तो टीन आयरन बन जाता है। तो खाद्य सामग्री हो या खाद्य तेल हो, उनको रखने के लिए उसका यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील, देखिए यह जो स्टेनलेस स्टील है हमारा निकिल और क्रोमियम का एलॉय होता है। क्या होता है इसमें मेन जो होता है हमारा ना, वो निकिल होता है और क्रोमियम, 18% क्रोमियम होता है और 8% निकिल होता है, ठीक है। निकिल और क्रोमियम होता है, 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है, वो स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग आयरन क्या होता है, तो यही होता है, लेकिन नॉर्मल हमारा ब्लैक आयरन है, जो रॉट आयरन की ब्लैक आयरन कोई भी लेपिंग नहीं किया गया, उस पर हम क्या करें, जिंक की परत चढ़ा दे डियर। क्या कर दे हम लोग, जिंक की परत चढ़ा दें, जिंक की परत चढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हो जाएगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है, आप देखेंगे जो अस्पताल वगैरह होते हैं, अस्पताल वगैरह में जो इंस्ट्रूमेंट जैसे कैंची वगैरह, जो सीजर वगैरह बनाई जाती है, तो अस्पताल में यूज होने वाले जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन वाले इंस्ट्रूमेंट है, वो सब स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जंग नहीं पकड़ता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सही हो गया। जिंक कोटेड की बात कर रहा था, जिंक की परत जो चढ़ाया हम उसको जीआई या गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, अगला कह रहा है, देखिए ये भी थोड़ा सा हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सॉल्व कर लिया जाएगा ना। इसको मैं थोड़ा बहुत और छोटा कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल है तो थोड़ा जगह लेगा ना।
ठीक है, देख लेते हैं, दिख रहा है, एक बार देख लूं मैं, हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है ना, यहाँ पे हमें पहले दिया क्या है, इसको देखिए 2000 mm की लंबाई है, 500 mm की चौड़ाई है, 4 mm की मोटाई है। लंबाई चौड़ाई मोटाई दे रखा है और 7.85 ग्राम प्रति सेमी, 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ क्यूब रहेगा ना, सेमी क्यूब, एक टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सेमी क्यूब, क्योंकि घनत्व है, ग्राम प्रति सेमी क्यूब घनत्व का मात्रक होता है, इंग्लिश वाले में देखिए सेमी क्यूब, ठीक है। कि घनत्व वाले स्टील प्लेट की वजन रहेगा, यहाँ पे होना जो गया है, क्या रहेगा भाई, वजन, वजन की गणना करना। वजन चाहिए मतलब द्रव्यमान चाहिए, मतलब हमें कोई ऐसा फार्मूला पता हो जिसमें घनत्व दिया हो, या घनत्व दे रखा है ना 7.85, घनत्व दिया हो, वजन दिया हो और इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है, मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई से हम क्या निकाल सकते हैं, तो आपको मालूम किसी भी चीज का आयतन निकालना होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब इससे आयतन निकल सकता है। तो कोई हमें ऐसा फार्मूला मिल जाए कि जिसमें आयतन, घनत्व और वजन तीनों होता है। तो आपको शायद फार्मूला ना याद हो तो मैं बता दूं, आज से याद रखिएगा इसको कि घनत्व, क्या डियर, घनत्व, घनत्व का मतलब रो इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान, क्या डियर, द्रव्यमान, जिसको हम m से डिनोट करते हैं, अपान आयतन, जिसको हम लोग v से दिखाते हैं। रो इज इक्वल टू m अपान v, यह फार्मूला है और आपको दिया भी गया है। क्या क्या दिया गया है भाई, उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमें घनत्व दे रखा है, हमें रो का मान पता है, रो का मान पता है कितना, 7.85, ठीक है, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। बहुत बढ़िया, हमें घनत्व पता है, हमें घनत्व पता है, निकालना क्या है, वजन मतलब द्रव्यमान निकालना है, मतलब आयतन हमें मिल जाता तो काम बन जाता, घनत्व आयतन मिल जाता तो द्रव्यमान निकल जाता। तो यहाँ से अगर फार्मूला देखा जाए तो हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है, m निकालना है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक साइड कर लीजिए, रो इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। रो का मान हमें पता है इतना ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, वी आयतन चाहिए, आयतन पता चल जाता, दोनों को रख देते हैं, m का मान पता चल जाता, ठीक है। आयतन निकाल लेते हैं भाई, आयतन कैसे पता चलेगा, तो देखिए आयतन पता करने के लिए ना, यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, लंबाई दे रखा है, लंबाई कितना दे रखा है भाई, लंबाई दे रखा है 2000 mm ना, 2000 mm, ठीक है। और चौड़ाई भी दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 500 mm भाई, 500 mm। और क्या दे रखा है, मोटाई, देखिए मोटाई कहिए या ऊंचाई कहिए, दोनों एक ही बात है ना, मोटाई या ऊंचाई एक ही बात है, क्या है 4 mm है। आपको फार्मूला मालूम है, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, बस यही हम निकाल ले, काम बन जाएगा। लंबाई कितना है भाई, लंबाई हमारे सामने है 2000, चौड़ाई 500 है ना, 500 और ऊंचाई 4 है, ठीक है। अब बात यहाँ पे फंसेगी हमारी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो पता चल गया, लेकिन ये सब किसमें, mm में है, जबकि घनत्व तो देखिए 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। तो कभी भी मैंने बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमारा जो वहां पे मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो सभी एक ही में होना चाहिए। जैसे वह सेमी में दे रखा है ना, इतना ग्राम प्रति सेमी क्यूब, अगर वह सेमी में तो यह सब भी सेमी में होना चाहिए, या तो यह mm में है तो उसको भी mm में होना चाहिए। तो अब आपको किसी एक को बदलना पड़ेगा जिससे सब यूनिट सेम में आ जाए। तो या तो आप इसको mm सेमी से mm बदल दीजिए तो सब mm में हो जाएंगे, या तो आप इनको सेमी में बदल दीजिए तो सब सेमी में हो जाएंगे। तो कोई एक काम करना पड़ेगा, चलिए हम लोग सेमी में ही बदल देते। तो आपको मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है भाई, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। हमें mm को सेंटीमीटर में बदलना, तो mm की जगह सेमी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 1 mm बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/10 सेमी हो जाएगा, यही ना। तो मतलब mm की जगह सेमी लिखने के लिए हमें 1/10 मतलब 10 से भाग देना पड़ेगा, 10 से यहाँ 10 से यहाँ 10 से, तीनों में 10 से भाग देंगे, तीनों mm वाला किसमें बदल जाएगा, तीनों mm में है। अब 10 से जब भाग देंगे तो तीनों सेमी में हो जाएगा, कितने हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। 1 0 1 0 से कट गया, 1 0 1 0 से कट गया, ठीक है। क्या आप भैया हमारे पास आ गया 200 गुणे 50 गुणे, यहाँ 10 से भाग देंगे ना तो 0.4 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा ना। या फिर अलग अलग ना देकर के हम इससे इधर भी तो काट सकते हैं, देखिए ठीक है, देखिए ये इस वाले से इस वाले को काट दीजिए, इसमें नहीं काटना, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास 200 गुणे 5 गुणे 4 ना बचा ना। अब इसका गुणा कर लीजिए, 200 पचे 1000 और 1000 चौको 4000, कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा 4000 आ गया। अब सब सेमी में हमने बदल दिया, 4000 सेमी क्यूब,
ठीक है, तो ये v का मान आ गया। बस अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं, रख लिया जाए यहाँ पे। रो का मान कितना है 7.85 इंटू वी का मान कितना भाई 4000 है, 4000 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 अंक पे दशमलव तो 2 जीरो से दोनों का दशमलव खत्म कर देंगे, 785 गुणे 40 हो जाएगा, यही ना। अब गुणा कर लीजिए आप लोग, गुणा करेंगे कितना होगा 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 पचे 20 2, 4 8 32, 2 34 हासिल 3, 4 से 28 3 31 और एक जीरो हमने छोड़ दिया था 31 400 कितना आ गया भाई। इसमें जो हमारा वैल्यू था रो का मान हमने ग्राम में लिया था, ग्राम प्रति सेमी क्यूब, तो मतलब यह क्या आंसर आएगा, ग्राम में आएगा, 31,400 ग्राम आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखिए सब केजी में है, किसमें है केजी में है, तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग केजी में बदलना चाहे तो 1 केजी में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना। लेकिन हमें क्या करना, ग्राम को केजी में बदलना, मतलब ग्राम की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम बराबर अगर आप लिखना चाहो तो 1/1000 केजी लिख सकते हैं, यही ना, 1/1000 केजी लिख सकते हैं। ग्राम की जगह अगर केजी लिखना है तो बस उसी को लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इधर लिखते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 31,400 था, 31,400 ग्राम की जगह केजी लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 1/1000 लिखना पड़ेगा, तब यह बदल जाएगा केजी में। अब देखिए 1000 है, यह 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बचा क्या 314 m की वैल्यू आ रही है 314/10। आपको मालूम है 1 जीरो है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 31.4 kg, ठीक है। आंसर देख लीजिए अब आप लोग, ऑप्शन कौन सा हो जाए भाई, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जाएगा 31.4 kg, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस फार्मूला याद रहेगा, चीजों को ध्यान देंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आसानी से हो जाएगा। अगला कह रहा है जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट अत्यधिक धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है ना। विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरेजन एंड अब्रेशन। देखिए जंग और घर्षण की बात करें तो आप देखे हैं जो आपके बिजली आती है तो जो तार होता है खंभों पे जो तार लगा किसका लगाया जाता है, एल्यूमिनियम का। वो 24 घंटे क्या 24 घंटे कई साल जो है वह कहाँ रहता है आपका, बाहर ही खुले वातावरण में रहता है, बारिश में धूप में सर्दी गर्मी सब झेलता है लेकिन उस पर जंग नहीं पकड़ता। इसका मतलब सबसे अच्छा रेजिस्टेंस कौन सा है, एल्यूमिनियम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना। देखिए कोई हमारा षष्ठभुज है 6 भुजा वाला ना, षष्ठभुज का मतलब क्या 6 भुजाएं होनी चाहिए, ये देखिए हमारे पास 6 भुजाएं हो गई, तो इसका क्या फ्लैट से फ्लैट तक जो होता है उसी की बात कर रहा है। साइज की गणना करने का सूत्र क्या तो √3 होता है, इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, √3 है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा है शीट मेटल में स्टेक का क्या उपयोग है। शीट मेटल में जो स्टेक यूज किया जाता है उसका उपयोग क्या है, तो शीट मेटल में जो हम लोग स्टेक यूज करते हैं ना, जो काम हमारा एनविल का होता है, एनविल जानते हैं ना, एनविल हम लोग फोर्जिंग शॉप में यूज करते हैं। तो किसी मेटल को गर्म करके जब पीटना होता है तो उसको एनविल पे रख करके पीटा जाता है, मतलब एनविल यूज जो आपको सपोर्ट प्रदान करता है। तो वही काम यहाँ पे स्टेक का होता है शीट मेटल वाले में। शीट मेटल वर्क में जब शीट मेटल को हमें पीटना होता है, उसको किसी आकृति में बदलना होता है तो किसका यूज करते हैं, हम लोग स्टेक का यूज करते हैं, मतलब ये हमारा एक सपोर्टिंग पीस होता है, सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये हमारे अलग अलग कई टाइप के होते हैं, मैं 2-3 टाइप ले रखा हूं हल्का सा आपको समझाने के लिए कैसे ये सपोर्ट प्रदान करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग हैचेट स्टेक कहते हैं। यह क्या भाई हैचेट स्टेक कहलाता है, क्या कहलाता है, हैचेट स्टेक कहलाता है। यह जो है हमारा देख रहे हैं अर्ध चंद्रमा की तरह है ना, तो हाफ मून आधे चंद्रमा की तरह दिख रहा है, तो इसका नाम ही रखा गया है हाफ मून स्टेक। क्या रखा गया है डियर, हाफ मून स्टेक। यह देख रहे गोलाकार आकृति में है, इसको राउंड बॉटम स्टेक बोला जाता है, राउंड बॉटम स्टेक, ठीक है। इसका जो आकृति देखिए बिल्कुल फ्लैट नहीं है, मतलब ऊपर का हिस्सा ऐसे फ्लैट नहीं है इसका, यह जो होता है ऊपर का हिस्सा जो होता है ना ऐसे गोलाई में लिया हुआ होता है। कैसे होता है, यह गोलाई में लिया हुआ, फिगर में पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ऐसे गोलाई में लिया हुआ, ऐसे फ्लैट नहीं है बिल्कुल। कैसे है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है मतलब ऐसे गोलाई में लिया हुआ है, आ रही बात समझ में,
फ्लैट नहीं है। तो ऐसे रहता है तो इस पर कोई चीज अगर आप पीटोगे तो उसको हॉलो बना देगा। मतलब जो राउंड बॉटम स्टिक होता है, किसी भी पीस के अगर हमें अंदर खोखला टाइप को उसको हॉलो टाइप का बनाना है तो इस पे रख के पीटा जाता है, तो ऐसे उबाल लिए हुए है, उतलता लिए हुए, तो ये उसके अंदर घुस जाता है, उस पे सीट को हॉलो टाइप की बना देता है। ठीक है, हॉलो टाइप को बनाने के लिए राउंड बॉटम स्टिक। ये जो हाफ मून स्टिक है, अगर किसी चीज सीट को हमें ऐसे वक्राकार आकृति में मोड़ना हो और गुलाबी में मोड़ना तो हाफ मून स्टिक। ठीक है, किसी स्टिक में शार्प बेंड, किसी हमें सीट में किसी सीट को शार्प बेंड करना है, तीर धार वाला मोड़ पे मोड़ना, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा सीधे 90 डिग्री मुड़ जाएगा। सीट यहाँ रखेंगे, पीछे को मारेंगे, सीधे शार्प बेंड। शार्प बेंड के लिए हम लोग हैचेट स्टिक यूज करते हैं। तो ये देखिए अलग अलग स्टेट है, जो भी जैसी आकृति बनाना होगा तो सीट मेटल को सपोर्ट प्रदान करेगा उस आकृति में बनाने के लिए। तो वही इसलिए हमने बोला कि हमारा स्टिक क्या होता है, सपोर्टिंग पीस होता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है सोल्डर की सामग्री क्या है। देखिए जो हमारी सोल्डर होती है ना डियर, सोल्डर जो होता है हमारा, देखिए सोल्डर कह रहा है, ध्यान दीजिए सोल्डर सामग्री क्या है। अगर आपके दिमाग में सोल्डर बोलता है ना तो हमारे दिमाग में तुरंत सोल्डरिंग मशीन आ जाती है जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। दरअसल उसको सोल्डर नहीं कहते हैं, उसको सोल्डर आयरन बोलते हैं, जिससे सोल्डर किया जाता है। जब वो सोल्डरिंग आयरन बोलेगा तब वो सोल्डर कहलाएगा। और हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब सोल्डर बोला जाता है तो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि जिससे सोल्डर किया जाता है उसको सोल्डर कहते हैं। नहीं, उसका नाम लेना होगा तो उसको सोल्डरिंग आयरन बोलना पड़ेगा। अगर वो सिर्फ सोल्डर कह रहा है, सिर्फ सोल्डर कहने का मतलब वो उस रांगा की बात कर रहा है जो आप लोग, नहीं होता महीन सा तार होता है जिससे पिघल करके जिससे आप लोग तार जोड़ते हो, उसको सोल्डर बोला जाता है। जो पिघल करके तार को जोड़ता है, जो पतला सा तार टाइप होता है जिससे हम लोग पिघला करके सोल्डर से तार को जोड़ते हैं, वह जो होता है हमारा सोल्डर होता है। सिर्फ सोल्डर कर रहा है मतलब यह उस तार की बात कर रहा है जो पिघल करके जोड़ेगा उसको। सोल्डरिंग आयरन बोलेगा तब उसका बात होगा जो सोल्डर कर रहा है, गर्म हो रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो हमारा सोल्डर होता है ना, दो टाइप है, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर। सिर्फ सोल्डर का है तो इसका मतलब वो सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहा है। हार्ड सोल्डर की बात तब करेगा जब वो हार्ड सोल्डर बोलेगा। अगर सिर्फ सोल्डर बोल रहा है, सॉफ्ट सोल्डर बोले या सिर्फ सोल्डर बोले, दोनों एक ही बात है। सोल्डर बोलेगा मतलब सॉफ्ट सोल्डर की बात हो रही है। और सॉफ्ट सोल्डर जो होता है हमारा टीन प्लस लेड को मिला करके बनाया जाता है। किसको डियर? टीन प्लस लेड को। जबकि हार्ड सोल्डर अगर बोल देता ना, क्या बोल देता? हार्ड सोल्डर। तो जो हमारा हार्ड सोल्डर होता है वो कॉपर प्लस जिंक को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, ये सिर्फ सोल्डर बात किया, मतलब सॉफ्ट सोल्डर की बात कर रहा है। वो कौन से मटेरियल का बना होगा? टीन और लेड का बना होगा। ठीक है, किसका बना होगा? टीन और लेड का बना होगा। कभी कभी जरूरत के हिसाब से हमें ऐसी जगह जरूरत पड़ती है ना, जैसे हमें किचन उचन में काम करना है तो लेड हमारा जहरीला होता है, खतरनाक होता है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग लेड का यूज ना करके सिर्फ टीन का भी यूज कर लेते हैं। कहीं पे किचन वगैरह में ऐसी जगहों पे हमें कुछ ऐसा काम करना है तो हम लोग लीड का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ टीन का भी सोल्डर का यूज करते हैं। जो पतला वाला तार होता है मैंने बताया, उसी वायर को हम लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग रांगा के नाम से जानते हो, वही हमारा सोल्डर है। और वह टीन प्लस लेड का बना होता है। सॉफ्ट सोल्डर जो होता है सोल्डर होता है, या कभी कभी बस टीन का भी यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई कि हमारा टीन जो होता है प्योर मेटल, कभी कभी टीन का यूज कर लेते हैं तो प्योर मेटल या एलॉय। टीन और लेड दो धातु को मिला करके बनाया जा रहा है तो यह एलॉय कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो हमारा सोल्डर बना होता है वो प्योर मेटल या एलॉय का बनाया जाता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए स्टील की सोल्डरिंग की बात कर रहा है, तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का यूज करते हैं? फ्लक्स हमारा यूज किया जाता है सोल्डरिंग करते समय ना, जिससे बाहरी वातावरण से उस जोड़ की सुरक्षा किया जा सके, प्लस जो उसकी गंदगी उसको भी साफ कर सके। तो हमारा जो फ्लक्स है यह बहुत मेन रोल निभाता है सोल्डरिंग करते समय। वेल्डिंग में भी फ्लक्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स है, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये दो टाइप में बांटा गया था। किसमें? कोरोजिव और नॉन कोरोजिव। यह जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, यह दोनों हमारे किसके अंतर्गत है? तो यह दोनों जो है हमारे कोरोजिव फ्लक्स है। कोरोजिव फ्लक्स, या इसी को हम लोग इनऑर्गेनिक फ्लक्स भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लक्स भी बोला जाता है। और नीचे के जो दोनों आपको दिख रहे हैं ना, यह दोनों जो है हमारे, यह दोनों जो है ये नॉन कोरोजिव फ्लक्स को बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? नॉन कोरोजिव फ्लक्स बोलते हैं। नॉन कोरोजिव फ्लक्स या ऑर्गेनिक फ्लक्स बोल देते हैं। देखिए कोरोजिव का मतलब आप लोग जानते होंगे जंग लगना। तो फर्क क्या, जो कोरोजिव फ्लक्स होता है इसको जब हम कहीं पे यूज करते हैं तो सोल्डरिंग करने के बाद इस फ्लक्स को वहां से साफ करना या धोना जरूरी होता है। अगर यह फ्लक्स हमारा उस जॉब पे लगा रह गया तो उस पर जंग पकड़ लेगा, क्योंकि ये कोरोजिव फ्लक्स है, इससे जंग पकड़ता है। कोरोजन का मतलब जंग पकड़ना। और जो नॉन कोरोजिव फ्लक्स होता है, अगर इसको हम लोग सोल्डरिंग करते समय यूज कर रहे हैं तो अगर यह बाद में आप सोल्डरिंग करने के बाद इसको जॉब की सरफेस से नहीं भी हटाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जंग वगैरह पकड़ने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि यह नॉन कोरोजिव फ्लक्स होता है।
ठीक है। तो ये जो हमारा कोरोजिव फ्लक्स है ये मेन 4 टाइप है, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पहला हो गया अमोनियम क्लोराइड, दूसरा हो गया जिंक क्लोराइड, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारे पास ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसको हम म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और यह किसके लिए यूज किया जाता है? जीआई सीट के लिए। जीआई सीट की सोल्डरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला। और जो चौथा हमारे पास है ना डियर, जो चौथा है हमारे पास, वह हमारे पास क्या है? तो चौथा जो होता है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड होता है जो हमारा स्टेनलेस स्टील के लिए स्पेशली पूछता है, या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए किसका यूज करते हैं, कौन से फ्लक्स का यूज करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए हम लोग फास्फोरिक एसिड वाला फ्लक्स यूज करते हैं। तो ये जो चारों हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह चारों हमारे कोरोजिव फ्लक्स है। क्या है डियर? कोरोजिव फ्लक्स है। यह दोनों को आपको तो मैंने बता ही दिया, इन दोनों का देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड को आपको याद करना तो CIS के नाम से याद रख लीजिए। किसके नाम से? CIS के नाम से। कि CIS के लिए यूज किया जाता है। CIS मतलब C से हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर, I से हमारा जो हो जाएगा आयरन, और S से हमारा क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। मतलब अमोनियम क्लोराइड जो होता है हमारा किसके लिए यूज किया जाता है? CIS मतलब कॉपर की शीट की हमें करना हो, किसका करना हो? कॉपर का शीट का हमें करना हो सोल्डरिंग, या फिर आयरन की शीट हो, आयरन की शीट हो, या फिर स्टील हो। अगर इन तीनों का CIS कॉपर, आयरन, स्टील, अगर इनका हमें सोल्डरिंग करना है तो अमोनियम क्लोराइड। और जबकि वहीं पे बात करें हम लोग, वहीं पे हम लोग बात करें जिंक क्लोराइड की, किसकी बात करें? जो जिंक क्लोराइड की, तो इसको आप याद रख सकते हैं CBT के नाम से। किसके नाम से? CBT। मतलब जब हमें कॉपर की सोल्डरिंग करनी है, या ब्रास की शीट की करनी है, ब्रास की शीट की सोल्डरिंग करनी है, या फिर देखिए C से कॉपर, B से ब्रास, या फिर T से टीन, T से टीन की चादर की हमें सोल्डरिंग करनी है, शीट की करनी है, तो इसके लिए हम लोग जिंक क्लोराइड यूज करते हैं। जिंक क्लोराइड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं भाई, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। जिंक क्लोराइड को हम लोग किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। जिंक क्लोराइड को हम लोग किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? किल्ड स्प्रिट। यह भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि जिंक क्लोराइड को किल्ड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या पूछा था? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो स्टील किसमें है? देखिए कॉपर, आयरन की शीट और स्टील। स्टील हमारा इसी वाले में है, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी जो है हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा जरा सा, ठीक है। देखिए उसके बाद ये मैंने आपको कोरोजिव वाला बता दिया। फिर है नॉन कोरोजिव। नॉन कोरोजिव में रेजिन और पेस्ट। ये जो रेजिन होता है ना, हम लोग इसको रेजिन वाले को बिरोजा के नाम से भी जानते हैं। रेजिन को बिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से डियर? बिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो होता है हमारा बिरोजा के नाम से जाना जाता है। और यह रेजिन, और यह जो होता है हमारा ना विद्युत के, बिजली के कामों के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? बिजली के कामों में यूज किया जाता है ना, बिजली के कामों में, या ब्रास और पीतल। किसके लिए? पीतल के लिए। पीतल की या तांबे की हमें सोल्डरिंग करना है, उसके लिए यूज करते हैं रेजिन वाला। जो पेस्ट है हमारा, पेस्ट वाला तो ज्यादा तो लोग जानते होंगे, आप लोग यूज भी किए होंगे पेस्ट। यह जो पेस्ट है हमारा, पेस्ट हमारा किसमें होता है? तो जो आप लोग नॉर्मल सोल्डर देखते हैं जब दुकान पे सोल्डर करते हैं तो एक वायर रांगा जिसे आप लोग कहते हैं वायर होता है, उसको एक डिब्बी में क्रीम होती है, उस क्रीम को लगा करके तब सोल्डरिंग करते हैं। तो जो क्रीम आप लोग यूज करते हो ना, वही फ्लक्स होता है, और वो पेस्ट वाला फ्लक्स होता है, नॉन कोरोजिव के अंतर्गत आता है। तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के कामों में। इलेक्ट्रॉनिक के कामों में, वो बिजली के कामों में, इलेक्ट्रॉनिक वाला काम। इलेक्ट्रॉनिक कामों में मतलब जो टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ऐसे कामों में जब होता है तब हम लोग यूज कर लेते हैं किसका? इस वाले का, पेस्ट वाले का।
तो ये सारा मैंने सभी के सभी फ्लक्स के बारे में बता दिया। इसमें आपका सही कौन सा था, इसमें स्टील की बात किया था, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस सारे चीजों को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए साइड में मैं हट गया हूं, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और मैं आपको बार बार बताता हूं ना कि आपका काम यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। जैसे वीडियो क्लास खत्म हो ना, आप तुरंत चले जाइए कहाँ, globaliti.org, इस वेबसाइट पे चले जाइए, www.globaliti.org, उस वेबसाइट पे जाइए। वहां पे जाने के बाद आप लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने का तरीका मैंने स्टार्टिंग बताया, कैसे जाके कहां से टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद फिर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ था। ठीक है, इससे क्या होगा, आप वीडियो देखे तुरंत टेस्ट लगाए, चीजें बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, तुरंत तैयार हो जाएगा, चीजें भूलेगा नहीं। तो ये करना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।